नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। किस बात की जल्दी थी? वो साइकिल खड़ी करके घुटनों के बल दानी के सामने बैठ गया। मेरे बच्चे रो रहे थे घर में, इस बात की जल्दी थी, दानी जलकर बोली। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। जमीन पर गिरी हुई थी जो। शर्म तो नहीं आती ना, मैं नीचे गिर गई हूँ और तुम हंस रहे हो? दानी बाजू से गर्द झाड़ती हुई बोली। हाँ तो और क्या करूं? आहिल मुंह पर हाथ रखे मुस्कुराहट दबाने की नाकाम सही करने लगा। कसम से आहिल, इंतहाई दर्जे के ना कोई फजूल इंसान हो तुम। दानी बदमजा होकर बोली और उठकर बैठी। मैं सोच रही थी तुम अंधों की मानिंद भागते हुए आओगे मुझे उठाने के लिए, फिर रास्ते में ठुड्डा खाकर गिर जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मजाहिया फिल्म देख रहे हो। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आहिल हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। मुझे गिरी हुई चीजें उठाने की आदत नहीं, आहिल दानी को जलाने की गर्ज से बोला। दानी का बस नहीं चल रहा था, आहिल के बाल नोच ले। दाएं बाएं दोनों जानिब दरख्त थे और वस्त में जो रास्ता था जहां वो दोनों बैठे थे, दरख्तों से पट्टे टूट कर गिरे हुए थे। उफ दानी, तुम बहुत क्यूट हो। आहिल पेट पर हाथ रख के हंस रहा था। आदमखोर हयात। दानी जल कुड़कर खड़ी हो गई। दिखाओ, लगी तो नहीं? आहिल खड़ा होता हुआ बोला। अब क्या देखने आए हो कि मेरी बाजू के गोश्त का जनाजा निकला कि नहीं? दानी आगे होती घूर कर बोली। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, आहिल उसके सर पे चपत लगाता हुआ बोला। तुम जैसे ड्रैगन हयात से कौन जीत सकता है? दानी बोलती हुई शर्ट झाड़ने लगी। रहने दो, पहले भी गंदी ही थी, आहिल शरारत से बोला। तुम्हारा मुंह भी गंदा है, मैंने कभी कहा नहीं ना, इसलिए खामोश रहो। दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। आहिल लब दबाए मुस्कुराने लगा। दोबारा से रेस लगानी है क्या? आहिल जानबूझकर बोला। तुम्हारा थोड़ा सा नहीं, पूरे का पूरा दिमाग खराब है। पता नहीं तुम्हें वजीर आला किसने बना दिया। मिल जाए मुझे वो बंदा, आंखें निकाल दूंगी मैं उसकी। दानी दांत पीसती हुई बोली। अल्लाह माफ करे, आहिल कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। दानी कमर पर दोनों हाथ रखे आहिल को देखने लगी। क्या? आहिल अबरूज काकर बोला। थोड़ी माफी और मांग लो, बहुत ज्यादा गुनाह तुमने किए हैं। दानी अफसुर्दगी से बोली। आहिल नफी में सर हिलाता साइकिल पर बैठ गया। बैठोगी या आना को बुला लूं? आहिल काफी देर से इंतजार करने के बाद बोला। मुझे लगता है आना तुम्हारी जुड़वा बहन है, बचपन में किसी मेले में खो गई थी, तभी तुम्हें बहुत याद आती है। दानी उसकी आस्तीन खींचती हुई बोली। अच्छा अब नहीं कहता कुछ भी, बैठ जाओ ना। वो चेहरे पर मजलूमियत सजाता हुआ बोला। अच्छे से बोलो फिर बैठूंगी। जब मैं तुम्हें नरमी से डील करता हूँ तुम ज्यादा नखरे नहीं दिखाती। आहिल आंखें छोटी किए घूर कर बोला। हाँ तो नहीं दिखाने चाहिए क्या? मेरा हक है, मैं इस्तेमाल ना करूँ क्या? तो क्या घर ले जाओगे? जैसे मैच में रिव्यू इस्तेमाल नहीं करते, फिर घर ले जाते, चाहे आउट हो। दानी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छा मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ मेरे साथ बैठना पसंद करेंगी? मैं आपको ऑस्ट्रेलिया घुमाता हूँ साइकिल पर। आहिल हार मानता हुआ बोला। वैसे हो तो तुम बहुत बेमुरव्वत, लेकिन फिर भी क्या याद करोगे? दानी एहसान करती आहिल के अकब में बैठ गई। इस तरह के चेहरा आहिल की मुखालिफ सिमत में था और पुश्त आहिल की पुश्त के साथ थी। दानी ने सर आहिल की पुश्त के साथ टिका दिया। आहिल मुस्कुराता हुआ पैडल मारने लगा। आहिल डिंपल की नुमाइश करता साइकिल चलाता जा रहा था। सारे मंजर पीछे छूटते जा रहे थे। दोनों खामोशी में से एक दूसरे में महसूस कर रहे थे। कुछ बातें होती हैं जो खामोशियों में सुनाई देती हैं। मेरे जाहिल हयात, दानी सोचों में गर्क उसे पुकारने लगी। यस मेरी जंगली बिल्ली, तुम इतने ही बुरे नहीं हो। बोलते बोलते दानी धीरे से मुस्कुरा दी। आहिल ने यकदम ब्रेक लगाई तो दानी जो अपने ध्यान में बैठी थी उसकी कमर से टकराई। अब तुम भी गिरा दो। दानी बोलती हुई नीचे उतर गई। कभी तुम मुझसे झगड़ती हो और कभी मैं बुरा नहीं। राज क्या है? आहिल उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। राज ये है कि, दानी आंखें पटपटाती हुई बोली, तुम्हें मालूम है जहां जितनी लड़ाई होती है वहां प्यार भी उतना ही होता है। अच्छा मतलब फिर हम तलवारें लेकर लड़ाई किया करें? तुम तो जंग का मैदान बनाने बैठ गए हो। दानी खफगी से बोली। फिर कौन सा मैदान बनाए? आहिल अपनी बाएं हाथ की उंगलियां दानी के दाएं हाथ की उंगलियों में फंसाता हुआ बोला। जो तुम्हें पसंद हो। दानी धीरे धीरे उसके रंग में रंगती जा रही थी। अगर मैं कहूं कि बदल जाओ फिर? आहिल उसे आजमाने लगा। फिर मैं बदल जाऊंगी, अपने रंग में ज्यादा अच्छा रंग तुम्हारा लगने लगा है। आहिल की कुर्बत का नशा दानी के सर चढ़कर बोल रहा था। आहिल ने दायां हाथ बढ़ाकर दानी की पेशानी पर मुंतशिर बालों को सेट किया। घर चलें? आहिल आसपास देखता हुआ बोला। इतनी जल्दी? दानी सदमे से बोली। नहीं, गाड़ी लेकर चलते हैं कहीं दूर। आहिल साइकिल से उतरकर चलने लगा। दूर कहाँ? दानी उसकी हमकदम होती हुई बोली। सबसे दूर। आहिल उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई सर झुकाकर चलने लगी। दानी का चेहरा ब्लश कर रहा था। आहिल को उसका ये रूप अच्छा लग रहा था। आहिल का डिंपल कभी भी नमूदार होता और कभी गायब हो जाता। वो दानी के साथ आंख मचोली खेल रहा था। आहिल तुमने फिर से मुझे अंधी कर दिया है। दानी आंखों पर पटी बंदी स्याह को देखकर हाथ रखती हुई बोली। बस चंद मिनट की मुसाफत है, खामोशी से तय कर लो। आहिल उसका हाथ थामते हुए चल रहा था। दानी खामोश होकर चलने लगी। दूसरा हाथ भी पकड़ो। आहिल कहता हुआ जीने चढ़ने लगा। गिरा मत देना मुझे, मेरे होते कुछ नहीं होगा। आहिल मान से बोला। दानी मुस्कुराती हुई जीने चढ़ने लगी। ये लकड़ी से बनी एक कमरे पर मुश्तमिल कॉटेज थी जिसमें एक अदद खिड़की थी जिसे बाहर झील दिखाई दे रही थी। दरअसल ये कॉटेज झील में बनाई गई थी। पानी के ऊपर चारों समत सिर्फ पानी था।
रात के अंधेरे में रोशनियां जल रही थी जो इस मंजर को मजीद हसीन बना रही थी। सुर्ख नीली और पीली रोशनियां सहर फूंक रही थी। झील के पानी पर महताब दिखाई दे रहा था और ये मसनूई रोशनियां दानी की जुबान गंग हो गई। वो खिड़की में खड़ी उस मंजर में लापता हो चुकी थी। झील से पर्दे दिखाई दे रहे थे दरख्त की मानिंद, जो ज्यादा घने नहीं थे लेकिन कुदरत का हसीन इम्तिजाज था। दानी को कुदरती खूबसूरती से लगाव था और आहिल तो इसकी रग रग से वाकिफ था। जंगली बिल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आहिल खिड़की के दूसरे कोने में खड़ा होता हुआ बोला। आहिल तो मुझे पागल कर दोगे। दानी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट का राज था। वो इश्क ही किया जो दीवाना न करे, आहिल मुस्कुराकर बोला। दानी चेहरा मुड़े उसे देखने लगी। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? दानी खुद पर जितना रश्क करती कम था। क्या? आहिल अनजान बनता हुआ बोला। वो सब जो मुझे पसंद है। दानी बाहर झील को देखती हुई बोली। इश्क किसी को पा लेने का नाम नहीं, इश्क तो मर मिटने का नाम है, खुद को कुर्बान कर देने का नाम है। अपने लिए तो सब जीते हैं, इश्क इंसान के लिए जीने का नाम है, अपनी जात को फरामोश करके कि सिर्फ अपने महबूब को याद रखना, खुद को उसके लिए वक्फ कर देना, ये है इश्क। इसकी खुशी को अपनी खुशी पर फौकियत देना, अपनी ख्वाहिशों को पसे पुष्ट डालकर उसकी ख्वाहिशों का एहतराम करना। दानी मबहूज अदा सी आहिल को सुन रही थी। आसान लफ्जों में समझाऊं तो आइन से आजिज़ी करना, शीन से शरीक ना बनाना, काफ से कातिल भी वही मेरा। आहिल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें और डिम्पल भरपूर अंदाज में उसका साथ दे रहे थे। दानी नफी में सर हिलाती उसे देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को बेताब थीं। आहिल, मुझे गोली मारो। व्हाट आर यू क्रेजी? आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, दानी नम आंखों से उसे देखती हुई बोली। आहिल चेहरा नीचे किए मुस्कुराने लगा। दानी, तुम पागल हो। आहिल चेहरा ऊपर किए दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। जैसे तुम मेरे लिए। दानी सताइश से बोली। कोई शक नहीं, वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला। आज भी आसमान अबर आलूद था लेकिन बारिशों के आसार नहीं थे। अलबत्ता हवाएं अपने अरूज पर थीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इनके बीच मोहब्बत अरूज पर थी। आहिल की शख्सियत का सहर दानी को जकड़ रहा था। दानी मुस्कुराती हुई नफी में सर हिलाने लगी। बेवकूफ तो नहीं बना रहे मुझे? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पढ़ लो मेरी आंखें क्या कहती हैं। कम से कम ये तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी ना? उसके जज्बों की सदाकत की गवाही उसका एक एक लफ्ज, उसकी आंखें सब दे रहे थे। दानी मजीद कुछ कहकर उसके जज्बों की नाकदरी नहीं करना चाहती थी। आहिल पुरसकून सा दानी को देखने लगा जो अब भी बाहर देख रही थी। काश आहिल हम हमेशा ऐसे ही मंजर का हिस्सा बने रहें। दानी हसरत से बोली। ऐसा ही होगा। आहिल का लहजा पूरे एतमाद था। आई विश मैं भी इसी तरह तुम्हें चाहूं, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत से। दानी दिल ही दिल में गोया हुई। चंद पल खामोशी की नजर हुए। आहिल, एक बात मुझे सच सच बताओ। दानी खिड़की में बैठ चुकी थी। आहिल अबरूज गाकर खिड़की में ही बैठ गया। खिड़की इतनी खुशादा थी कि दोनों के बीच फासला था। तुम कोठे पर जाते हो? आहिल मुस्कुराया तो डिम्पल फिर से याद आया। बिल्कुल भी नहीं, वैसे सियासत में ये शामिल है, लेकिन आहिल हयात इस बीमारी से पाक है। आहिल बगौर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। चलो शुक्र, वरना मुझे लग रहा था तुम्हें कोठे पर से पकड़ पकड़ कर लाना पड़ेगा। दानी आंखों में शरारत लिए बोली। आहिल उसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। दानी सांस खारिज करती उसे देखने लगी। देर रात तक दोनों वहीं बैठे रहे। फिर जब आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया तो दानी मुंह बनाती आहिल को देखने लगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, घर चलें? दानी की आंखें नींद के खुमार के बायस सुर्ख हो रही थी। तुम मुझे पहले कह देती, आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। इतनी अच्छी जगह है, वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दानी जमाई रोकती हुई बोली। आहिल उसका हाथ पकड़े चलने लगा। दानी घर पहुंचने से कबल ही गाड़ी में सो गई। आहिल उसके चेहरे से बाल हटाता उसके नाजुक सरापे को देखने लगा, फिर बाहर निकलता हुआ चलता दिया दानी की जानिब आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दानी गहरी नींद में थी, इसलिए हिली तक नहीं। आहिल चलता हुआ कमरे में आया, दानी को बेड पर लेटाया, लाइट ऑन की और दानी की जानिब आकर उसके पांव देखने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर दानी के शूज उतारने लगा। लिहाफ दानी पर डालकर उसे देखने लगा। कुछ शरारती लटे दानी के चेहरे पर बोसे दे रही थी। आहिल खफगी से देखता हुआ आगे आया और दानी के चेहरे पर आए सारे बाल हटा दिए। मुतमईन होकर अलमारी से कपड़े निकालने लगा। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया ताकि दानी की नींद में खलल पैदा ना हो और खुद चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। क्या फायदा तुम्हारा वहां जाने का? दानी निकल गई ना हाथ से। जुबैर अफसोस से देखते हुए बोले। आपकी बेटी जंगली है। फिर वो आहिल भी टपक पड़ा। मैं कैसे मुकाबला करता? अशद ने कमजोर सी दलील दी। खैर कोई मसला नहीं, अब वक्त नहीं रहा कि आहिल इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हाँ, जो सौदा तुमने दानीन का किया, मैंने किया, वो अब डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेर के पिंजरे में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं। आपने मेरे साथ सौदा किया है, पलट नहीं सकते। अशद तैश में बोला। कूल डाउन, अभी सिर्फ सौदा हुआ है, पैसे नहीं दिए तुमने। जुबैर उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोले। अभी दे देता हूँ पैसे, लेकिन ये सौदा खत्म नहीं होना चाहिए। अशद कहता हुआ बाहर निकल गया। जुबैर अफसोस से नफी में सर हिलाने लगा। अब दानीन को लाना चांद को जमीन पर लाने के मुतरादिफ है, वो कहते हुए चल दिए। आहिल नाश्ते की टेबल पर बैठा था। जब आना की नजर उसके टैटू पर पड़ी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहिल, बात सुनो। आना ने उसे जाते हुए पुकारा। हाँ बोलो। बैठोगे? कुछ बात करनी है, आना संजीदगी से बोली। हाँ ठीक है स्मिथ, तुम चलो, मैं आता हूँ। आहिल कहता हुआ सोफे पर विराजमान हो गया। एक बात पूछूं आहिल? आना हिचकिचा रही थी। हाँ पूछो, ऐसे तमहीद क्यों बांध रही हो? आहिल उलझकर उसे देखने लगा।
आहिल, इस्लाम में टैटू हराम है ना? अना की नजर उसके बाएं बाजू पर थी। आहिल की नजर अना के चेहरे से होती हुई अपनी बाजू पर पड़ी। हाँ, आहिल पसो पेश हुए बोला। फिर तुमने क्यों बनवाया हुआ? और मैंने सुना है दानी के भी बनाया है तुमने। आहिल ने, तुमने अपने साथ साथ दानी को भी गुनाहगार बना दिया। मैं मानती हूँ कि वजू नमाज हो जाती है, लेकिन फिर भी है तो हराम ना। अना जितना हैरान होती उतना कम था। आहिल लाजवाब हो गया। अना दुरुस्त कह रही है, इसके मुतल्लिक तो उसने सोचा ही नहीं। तुम जानते हो ना, टैटू बनवाने वाले पर लानत होती है अल्लाह की। अना दुख से बोल रही थी। मैंने आज तक नहीं बनवाए। आहिल शशदर सा उसे देखने लगा। आहिल का सर नदामत से झुका हुआ था। तुम ठीक कह रही हो अना, मैंने गलत किया, अपने साथ भी और दानी के साथ भी। आहिल की आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो नहीं आना, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बराबर कराया, वरना मैं फरामोश किए हुए था इस बात को। आहिल नादम सा बोलता हुआ खड़ा हो गया। आंखों की नमी मंजर को धुंधला रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? आहिल बोलता हुआ चलने लगा। वजू करते हुए आहिल की आंखें बरसना शुरू हो गईं। आहिल जाए नमाज बिछाकर बैठ गया। अश्क मसल्ले पर गिर रहे थे। नदामत ही नदामत थी। कैसा मुसलमान था जो अल्लाह के हकाम फरामोश कर गया, और वो गैर मुस्लिम होकर भी उसे याद दहानी करा रही थी। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा हूँ। मुझसे गुनाह कबीरा सरजद हो गया है। ए अल्लाह पाक, प्लीज मुझे माफ कर दे। कहते हैं सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह माफ कर देता है, और बारगाह इलाही में तो नदामत का एक आंसू भी बहुत होता है। आहिल ज़ारो कितार रो रहा था। प्लीज अल्लाह पाक, मैं गुमराह हो गया था। मॉम के जाने के बाद से हर चीज से लड़ने लगा था। फरामोश कर गया आपके अहकाम, लेकिन तू तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला। मुझ गुनाहगार को भी माफ कर दे। आहिल बोलता हुआ सजदे में गिर गया। मुसलसल अश्क जाए नमाज को तर कर रहे थे। उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि टैटू बनवाना हराम है, ना तब जब खुद बनवा रहा था, ना ही तब जब दानी के बना रहा था। दानी आहिल की तलाश में यहाँ आई तो शशतर रह गई। आहिल की सिसकियां सुनाई दे रही थी। दानी हैरान और परेशान सी आगे बढ़ी। आहिल, दानी ने उसे धीरे से पुकारा, लेकिन आहिल सुन नहीं सका। वो अपने रब के साथ महवे गुफ्तगू था। दानी ना समझी से चलती हुई उसके पास आ बैठी। आहिल, क्या हुआ तुम्हें? दानी ने परेशानी के आलम में कहते हुए आहिल की पुष्ट पर हाथ रखा। अपनी कमर पर किसी का हाथ का गुमान हुआ तो आहिल ने चेहरा उठा दिया। आंसुओं से तर चेहरा, सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक। दानी शशतर से उसे देख रही थी। आहिल, क्या हुआ? दानी, मुझे माफ कर दो। आहिल ने रोते हुए दानी के हाथ पकड़ लिए। दानी उलझकर उसे देखने लगी। किस बात की माफी? दानी, मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी गुनहगार बना दिया, मुझे माफ कर दो। आहिल, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आहिल को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे भूल सकता है। आहिल, कुछ बताओगे? मुझे घबराहट हो रही है। दानी उसे देखती हुई बोली। दानी, मैंने टैटू बनवाया और मेरे बायस तुमने भी बनवाया। तुम भी भूल गई कि टैटू बनवाना हराम है। दानी अफसोस से उसे देखने लगी। दानी, तुम जानती हो, जो लोग टैटू बनवाते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है, और ये सब मेरे बायस हो रहा है। आहिल ने कहते हुए सर झुका लिया। दानी के अल्फाज दम तोड़ चुके थे। मैंने क्यों नहीं सोचा ये? दानी फटी फटी आंखों से आहिल को देखती हुई सोचने लगी। फिर हाथ बढ़ाकर अपनी पुष्प पर बने टैटू को छुआ। आहिल, अब क्या होगा? दानी खौफजदा सी बोली। क्या हम पर हमेशा अल्लाह की लानत रहेगी? दानी की आंखों में नमकीन पानी दिखाई देने लगा। आहिल कर्ब से उसे देखने लगा। दानी, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली जाए तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन पता नहीं वो मुझे माफ करेगा या नहीं। आहिल सर झुकाए बोल रहा था। दानी बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। आहिल नादम था, तभी सर नहीं उठा सका। दानी चलती हुई बाहर निकल गई। ये क्या कर दिया मैंने? वो मुंह पर हाथ रख के सोचने लगी। जैसे शराब हराम है, हम नहीं पीते, वैसे ही टैटू हराम है, फिर क्यों बनवा लिया हमने? दो मोती टूटकर दानी के रुखसार पर आ गिरे। मुझे तो ये सब भी नहीं पता। सच्चे सच्चे दिल से तौबा कैसे करते हैं? दानी बोलती हुई कमरे में आ गई। अगर हमारी जिंदगी इसी गलती की नजर हो गई, फिर अगर अल्लाह ने हमें माफ नहीं किया, फिर? दानी के दिमाग में कई सवाल सर उठा रहे थे। अश्क टूटकर चेहरे को तर कर रहे थे। आज रात उनकी फ्लाइट थी। पूरा दिन दानी और आहिल अपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। शैतान ने उन्हें फरामोश करवाया कि ये काम हराम है, लेकिन हदीस में है कि अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला मेहरबान है। इंसान खता का पुतला है और हर इंसान से कोई ना कोई खता सरजद होती है, तभी तो इंसान कहलाता है वो। लेकिन वो रब तो काफिरों को भी सुनता है, और हर इंसान से कोई ना कोई खता सरजद होती है, तभी तो इंसान कहलाता है। लेकिन वो रब तो काफिरों को भी सुनता है। कोई अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, तो वो पाक जात माफ कर देती है। फ्लाइट का टाइम हुआ तो आहिल के फोन पर कॉल आने लगी। रिंग टोन ने उसे सोचों के महवर से बाहर निकाला। आहिल चेहरा साफ करता जाए नमाज से उठा, तय लगाकर मखसूस जगह पर जाए नमाज रख दी। हाँ रफीक, बोलो। आहिल की आवाज भारी हो चुकी थी। सर, आप ठीक है? रफीक फिक्रमंदी से बोला। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सर, मुझे कंफर्म करना था, आप आ रहे हैं ना? हाँ, बस कुछ देर में ही फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, तुम इंतजार करना मेरा। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। वॉशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे, तौलिए से खुश्क करता चेहरा बाहर निकल आया और दानी के कमरे की जानिब चलने लगा। दानी सर झुकाए बेड पर बैठी थी। आहिल को फिर से शर्मिंदगी ने आन खेरा। दानी, तैयार हो तुम? आहिल उससे नजरें मिलाए बगैर बोला। हाँ मैं रेडी हूँ। दानी का चेहरा दूसरी जानिब था। आहिल कहता बैग दरवाजे में रखने लगा। आहिल वाकिफ था कि दानी रो रही है, लेकिन कसूरवार भी वही था। आहिल बैग रखकर दानी के सामने बैठ गया। तुम ठीक हो?
فکر مندی سے بولا آہل۔ ہاں آہل، اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہم۔ دانی نم آنکھوں سے آہل کو دیکھنے لگی۔ پاکستان جا کر ڈاکٹر سے بات کروں گا، اگر کوئی حل نکل سکا تو۔ آہل نے دانی کو دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دانی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ آہل اسے خاموش پا کر بولا۔ نہیں آہل، میں ناراض کیوں ہوں گی تم سے؟ تم نے تو مجھے روکا تھا بہت بار، لیکن میں نے تمہاری ایک نہیں سنی۔ دانی افسوس سے بول رہی تھی۔ آہل کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب انسان غلط ہو تو یوں ہی الفاظ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ چلو ٹائم ہو رہا ہے فلائٹ کا۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تم جاؤ، میں شوز پہن کر آتی ہوں۔ دانی نیچے اترتی ہوئی بولی۔ آہل سر ہلاتا نکل گیا۔ دانی سانس خارج کرتی سنگھار میز کے سامنے آ گئی۔ شرٹ ہٹا کر اس کو دیکھنے لگی جسے اس نے بے حد اشتیاق سے بنوایا تھا، یہ سوچے بنا کہ یہ حرام ہے۔ کاش میں اسے ختم کروا سکوں۔ دانی بولتی ہوئی شوز پہننے لگی۔ دانی نیچے آئی تو آہل فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ انا اور سمتھ بھی وہیں کھڑے تھے۔ دانی جبرن مسکرا کر انا سے ملی، پھر سمتھ کا شکریہ ادا کر کے آہل کو دیکھنے لگی۔ ہاں چلو۔ آہل دانی کو اشارہ کرتا ہوا سمتھ کو دیکھنے لگا۔ سمتھ بھی ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تھینک یو سو مچ سمتھ۔ آہل ایئرپورٹ پر سمتھ کے گلے لگتا ہوا بولا۔ ضرورت نہیں ہے، ہم بھی پاکستان آئیں گے، پھر تم میزبانی کرنا۔ سمتھ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ضرور آنا، مجھے انتظار رہے گا۔ آہل مسکرا کر بولا۔ آنکھوں پر گوگلز لگاتا ہاتھ ہلائے اور دانی آہل کے ہمراہ اندر چل دیا۔ تمام سفر خاموشی کی نظر ہوا۔ ایئرپورٹ پر رفیق گارڈز کے ہمراہ کھڑا تھا، وہی سرزمین اور پھر سے وہی روٹین۔ میڈیا بھی موجود تھا، لیکن رفیق نے انہیں آہل سے دور رکھا اور راستہ بتاتا دونوں کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہ میڈیا نیوز بنانے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے۔ دانی سرمئی آنکھوں کو گوگلز پر چھپائے باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ ان کا کام ہے۔ آہل فون پر مصروف تھا۔ دانی نے سیٹ پوچھ سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں موند لی۔ دانی تم جا کر آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ آہل لاؤنج میں کھڑا دانی کو کہنے لگا۔ تم نے بھی تو سفر کیا ہے، تم آرام نہیں کرو گے کیا؟ دانی کو حیرت ہوئی۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، بعد میں کر لوں گا آرام۔ آہل کہتا ہوا چل دیا۔ دانی نفی میں سر ہلاتی زینے چڑھنے لگی۔ سر عمیر کی طرف۔ رفیق اس کے عقب سے نمودار ہوتا ہوا بولا۔ ہاں میں نے سوچا پہلے اس سے مل لوں، پھر باقی سب۔ اور ہاں رفیق، ذرا معلوم کرنا ٹیٹو ختم کروانے کے ٹریٹمنٹ کے متعلق۔ جی سر، میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ رفیق گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ آہل کوٹ کا بٹن کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ آہل جب بھی عمیر سے ملنے جاتا کوئی گارڈز اس کے ہمراہ نہ ہوتے سوائے رفیق کے۔ آہل چہرے پر رومال باندھ کر گاڑی سے نکلا اور چلنے لگا۔ یہاں زیادہ رہائشی نہیں تھے، سو وہ آسانی سے آ جا سکتا تھا۔ دروازہ عمیر نہیں کھولا۔ بابا، وہ خوشی سے چہکا۔ میرا بیٹا۔ آہل اسے گود میں اٹھا کر چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ بابا، میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ناراض سا بولا۔ بابا کام سے گئے تھے نا؟ آہل اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی؟ آہل چلتا ہوا اندر آ گیا۔ ابھی بھی کڑوی کڑوی سی گندی میڈیسن کھلاتی ہیں ماما، وہ ناک چڑھاتا ہوا بولا۔ آئندہ آپ نے ماما کی ہر بات ماننی ہے، دیکھیں ورنہ پھر سے بیمار پڑ جائیں گے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کوئی نخرے نہیں کرنے۔ آہل سختی سے تاکید کرتا ہوا بولا۔ اچھا بابا، آپ آتے ہی ڈانٹنے لگ گئے ہیں، وہ رونے والی شکل بناتا ہوا بولا۔ بابا، آپ کے لیے گفٹس لائے ہیں، یہ دیکھو، آہل رفیق کو دکھاتا ہوا بولا۔ سچی مچی؟ آہل اسی کے انداز میں بولا، پھر رفیق سے بیگ لے کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ بابا، میں ماما کے ساتھ کھیلوں گا، یہ سارا کچھ کھول کر دیکھوں گا۔ وہ واپس آہل کی گود میں بیٹھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، آپ ماما کے ساتھ دیکھ لینا۔ آہل گھنٹہ بھر اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور باتیں کرتا رہا۔ اب بابا جائیں۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ آپ بہت لیٹ آتے ہیں، وہ اداسی سے بولا۔ اوکے، نیکسٹ ٹائم جلدی آؤں گا، پرومس۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا۔ بابا کہہ رہے ہیں نا تو ضرور آئیں گے۔ آہل اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ عمیر ماما کو بتا دینا کہ بابا آئے تھے۔ آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ عمیر اشتیاق سے چیزوں کو دیکھنے لگا، پھر کمرے کی جانب چلنے لگا۔ ماما، وہ دروازہ کھول کر وسط میں کھڑا تھا۔ جی میری جان، بابا آئے تھے اور میرے لیے بہت سارے گفٹس لائے ہیں، آئے ہم دونوں کھولیں۔ آہل آیا تھا؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے پھر مل کر نہیں گیا؟ وہ افسوس سے بولتی عمیر کے پاس آ گئی، اسے گود میں اٹھایا اور چلنے لگی۔ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ وہ بولتی ہوئی چلنے لگی۔ عمیر نان سٹاپ شروع ہو گیا، وہ ماں سے زیادہ باپ کی سنتا اور مانتا تھا۔ انم کو کہا تھا تم نے؟ آہل کی نظر ہنوز موبائل پر تھی۔ جی سر، وہ پہنچ چکی ہوگی۔ رفیق ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ گڈ۔ آہل اسپات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ کچھ ہی دیر میں آہل اسی جگہ پر موجود تھا جہاں وہ ہمیشہ انم سے ملاقات کرتا۔ انم پہلے سے لاغر اور بیمار دکھائی دے رہی تھی، چہرہ بجھا ہوا تھا، کرب اور اداسی نمایاں تھی۔ آہل افسوس سے اسے دیکھتا ہوا بیٹھ گیا۔ خیریت، مجھے بلایا تم نے؟ انم سپاٹ انداز میں بولی۔ رحیم کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ تم یہاں نہیں تھے آہل، لیکن اب آ گئے ہو تو تم کم از کم اس کے گھر والوں کی حفاظت کر لینا۔ انم بائیں جانب اندھیرے کو گھورتی ہوئی بول رہی تھی۔ انم، اگر میں یہاں ہوتا تو شاید رحیم کی موت ایسے نہ ہوتی، لیکن میں اسے موت سے بچا نہیں سکتا تھا، کیونکہ موت اٹل ہے، اس کا وقت طے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی موت جس حادثے میں ہوئی اس کی بجائے کوئی اور بہانہ بن جاتا، لیکن انم، میں یا تم کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتے تھے۔ آہل دکھ سے بول رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، رفیق بتا رہا تھا یہ حادثہ نہیں ہے۔ انم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں میرے پاس ریکارڈنگ ہے ایک، آہل نے کہہ کر ریکارڈنگ پلے کر دی۔ جی سر۔
رحیم کا کام ہو گیا ہے۔ یہ عاصم کی آواز تھی۔ انم بخوبی پہچان گئی۔ اچھی بات ہے، اور خیال رہے مجھ پر شک نہیں آنا چاہیے۔ زبیر کی آواز انم کیسے نہ پہچانتی۔ سر آپ بے فکر رہیں، اول تو آپ آسٹریلیا میں ہیں، دوسرا اسے ایک حادثے کی شکل دے دی گئی ہے جس کا چاہ کر بھی کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ انم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آہل نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔